बीजेपी के एक और सहयोगी ने छोड़ा एनडीए। दक्षिण भारत में बीजेपी के लिए दरवाजे हुए पूरी तरह बंद। एक के बाद एक सभी सहयोगी छोड़ रहे एनडीए। तमिलनाडु के बाद अब आंध्र प्रदेश से आई बीजेपी के लिए बुरी खबर। पीएम मोदी ने दावा किया कि अब की बार एनडीए 400 से ज्यादा सीटें जीतेगी। पीएम मोदी ने यह बात किसी राजनीतिक सभा में नहीं कही, बल्कि देश की संसद में कही, जहां इस तरह का दावा आज तक कोई भी प्रधानमंत्री नहीं कर पाया। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि पीएम मोदी के इस दावे का हाल अटल बिहारी वाजपेयी के शाइनिंग इंडिया जैसा होगा। और देश में जो हालात दिखाई दे रहे हैं उसमें एनडीए को 400 पार की बात तो दूर 200 सीट मिलना भी मुश्किल दिखाई दे रहा है, क्योंकि हर राज्य में एनडीए के सामने इंडिया गठबंधन मजबूत चुनौती पेश कर रहा है। दक्षिण भारत की 130 सीटों पर तो बीजेपी का सूफड़ा साफ होते हुए नजर आ रहा है। यहां से बीजेपी को लगातार झटके लगते दिखाई दे रहे हैं। पहले से ही दक्षिण भारत में बीजेपी कमजोर है। पार्टी यहां नए सहयोगी तलाशने में जुटी हुई थी, लेकिन उसे नए सहयोगी तो नहीं मिले, उल्टा जो सहयोगी साथ थे वो भी उनसे दूर हो गए हैं। अब हालात ये हैं कि बीजेपी के पास दक्षिण में कोई भी मजबूत सहयोगी नहीं बचा। पार्टी को इस समय सबसे बड़ा झटका आंध्र प्रदेश से लगा है, जहां उसके नए और पुराने दोनों ही सहयोगी उससे दूर हो गए हैं, जिसके बाद दावा यह किया जा रहा है कि आंध्र प्रदेश में बीजेपी लोकसभा और विधानसभा दोनों ही चुनाव में शून्य पर सिमट जाएगी। वैसे बीजेपी को शून्य कई और राज्यों में भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। खासतौर पर दक्षिण भारत के बड़े राज्यों से बीजेपी के लिए चिंता बढ़ाने वाली खबरें आ रही हैं। ऐसे में पीएम मोदी के दावे और दक्षिण में बीजेपी की टूटती उम्मीदों को लेकर हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं आंचल। तो चलिए बात करते हैं चुनाव से पहले बिखरते एनडीए की। आंध्र प्रदेश में जनसेना पार्टी ने बीजेपी से तोड़ा गठबंधन। चंद्रबाबू नायडू ने भी बीजेपी से गठबंधन करने से किया इनकार। जनसेना और टीडीपी ने किया गठबंधन, बीजेपी को किया बाहर। आंध्र प्रदेश में बिना गठबंधन बीजेपी का खाता खुलना भी मुश्किल। आंध्र प्रदेश में लोकसभा की 25 सीटें हैं और 2019 में जब बीजेपी ने पूरे देश में जबरदस्त सफलता हासिल की थी तो आंध्र में उसका खाता तक नहीं खुल पाया था। पार्टी के सभी उम्मीदवारों की यहां जमानत जब्त हो गई थी। इसके बाद बीजेपी ने 2024 के चुनाव में टीडीपी और जनसेना पार्टी से गठबंधन की कोशिश तेज कर दी थी। पवन कल्याण की जनसेना के साथ तो बीजेपी ने गठबंधन भी कर लिया था। टीडीपी के साथ भी बीजेपी गठबंधन की कोशिश में थी। चंद्रबाबू नायडू को एनडीए में लाने की पार्टी ने पूरी कोशिश की थी, लेकिन नायडू ने एनडीए में आने से इनकार कर दिया। नायडू ने दूसरा झटका बीजेपी को जनसेना से गठबंधन करके दिया, क्योंकि जनसेना और टीडीपी से गठबंधन होने पर पवन कल्याण की पार्टी भी एनडीए से बाहर चली गई। अब बीजेपी के पास आंध्र प्रदेश में कोई सहयोगी नहीं बचा है और दावा किया जा रहा है कि बीजेपी अगर सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारती है तो 2019 जैसा ही परिणाम आएगा, यानी एक बार फिर बीजेपी के सभी उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो जाएगी। राज्य की सत्ताधारी वाईएसआरसीपी के तरफ से तो पहले ही साफ कर दिया गया कि वो किसी भी कीमत पर बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं करेगी, यानी आंध्र में बीजेपी के दरवाजे पूरी तरह से बंद दिखाई दे रहे हैं। दरअसल चंद्रबाबू नायडू के बीजेपी से दूर जाने का सबसे बड़ा कारण प्रदेश में कांग्रेस के ग्राफ में आए उछाल को भी माना जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि नायडू चुनाव के बाद कांग्रेस के साथ गठबंधन की अपनी संभावनाओं को बनाए रखना चाहते हैं, इसीलिए वो बीजेपी से दूरी बनाए हुए हैं। सिर्फ आंध्र प्रदेश में ही बीजेपी को झटका नहीं लगा है, तमिलनाडु में भी बीजेपी की हालत बेहद खराब दिखाई दे रही है। तमिलनाडु में एआईएडीएमके बीजेपी से तोड़ चुकी है गठजोड़। राज्य में बीजेपी को नहीं मिल रहा है सहयोगी। इस बार इंडिया गठबंधन की स्थिति दिखाई दे रही मजबूत। 2019 की तरह इस बार भी तमिलनाडु में इंडिया कर सकता है स्वीप। 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को तमिलनाडु में सिर्फ एक सीट मिली थी और ये सीट भी एआईएडीएमके को मिली थी, लेकिन 6 महीने पहले उसने बीजेपी से गठबंधन तोड़ने का ऐलान कर दिया। अगर 2019 के लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो बीजेपी को सिर्फ 3% वोट ही मिला था, और वो भी तब जब पार्टी अन्ना द्रमुक के साथ मिलकर चुनाव लड़ी थी, जबकि कांग्रेस गठबंधन को 53% से भी ज्यादा वोट मिला था। और इस बार भी राज्य के हालात में कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं आया है। उल्टा 2019 के लोकसभा चुनाव के समय यहां एनडीए की सरकार थी और इस समय सरकार में इंडिया गठबंधन है। डीएमके के नेता एमके स्टालिन तमिलनाडु के सीएम हैं। दरअसल बीजेपी की कोशिश है कि एआईएडीएमके के साथ गठबंधन कर तमिलनाडु में कुछ सीटें हासिल की जाए, लेकिन अब यह संभव नहीं दिख रहा है।
अन्ना द्रमुक के संगठन सचिव जय कुमार ने यहां तक दावा कर दिया कि अमित शाह भले ही दावा करते हों कि बीजेपी के दरवाजे अन्ना द्रमुक के लिए खुले हैं, लेकिन AIADMK ने संकल्प लिया है कि बीजेपी के साथ हम कभी गठबंधन नहीं करेंगे। हमारे इस संकल्प पर राज्य भर में पार्टी कार्यकर्ताओं ने स्वागत भी किया है। बीजेपी का दरवाजा हमारे लिए भले ही खुला हो, लेकिन हमारा दरवाजा उनके लिए हमेशा के लिए बंद है। हम नहीं चाहते कि बीजेपी हमारे पास आए, ये हमारा रुख है और इसमें कोई बदलाव नहीं आया है। AIADMK के अलावा PMK, DMK जैसी सहयोगी भी बीजेपी से दूर हो गई है, जिसके बाद तमिलनाडु में बीजेपी की हालत आंध्र प्रदेश जैसी ही दिखाई दे रही है और कुछ ऐसा ही हाल उसका केरल में भी हो सकता है। केरल में भी बीजेपी हर बार खाता खोलने में हो रही है फेल। 2014 और 2019 में भी बीजेपी नहीं खोल पाई थी खाता। राज्य में कांग्रेस और CPM के गठबंधन में ही मुकाबला दिख रहा तय। केरल में भी बीजेपी के सामने दिख रहा है सहयोगियों का संकट। केरल में 2019 में बीजेपी ने केरल कांग्रेस थॉमस गुट के अलावा भारतीय धर्म जनसेना पार्टी के साथ गठबंधन किया था, लेकिन इस बार ये सहयोगी बीजेपी से दूर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। पार्टी पहले भी केरल में खास मजबूत नहीं है। यहाँ कांग्रेस के नेतृत्व वाले UDF गठबंधन का मुकाबला CPM के नेतृत्व वाले LDF से होना तय माना जा रहा है और इन दोनों गठबंधन में शामिल पार्टियां इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं, जिसके बाद दावा यह किया जा रहा है कि केरल में LDF जीते या UDF जीतेगा तो इंडिया गठबंधन ही जीतेगा और NDA का यहां सुपड़ा साफ होना तय माना जा रहा है। यानी 3 राज्य तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल की 84 सीटों पर बीजेपी का खाता नहीं खुलेगा। इस बात की संभावनाएं साफ साफ दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा 2 राज्य कर्नाटक जहां 28 लोकसभा की सीटें हैं और दूसरा तेलंगाना जहां लोकसभा की 17 सीटें हैं। यहां 1 साल के अंदर ही कांग्रेस ने बड़ी जीत हासिल की है और कांग्रेस के पक्ष में इन दोनों ही राज्यों में साफ साफ माहौल दिखाई दे रहा है, जिसके बाद यह तय माना जा रहा है कि इन दोनों राज्यों की 45 सीटों में से अधिकांश कांग्रेस की झोली में जा सकती हैं। बीजेपी इन राज्यों में कमजोर दिखाई दे रही है। तेलंगाना में तो वो तीसरे नंबर की पार्टी है और पूरी कोशिश के बावजूद बीजेपी तीसरे स्थान से आगे नहीं बढ़ पा रही है। सबसे बड़ी बात यह कि इस समय पूरे दक्षिण भारत में बीजेपी के पास मजबूत नेतृत्व भी नहीं है। किसी भी राज्य में पार्टी के पास ऐसा चेहरा नहीं है जिसके नाम पर वो राज्य में वोट भी मांग सके, जिसकी स्वीकार्यता पूरे राज्य में हो। कर्नाटक में जरूर येदियुरप्पा के अंदर ऐसा करिश्मा मौजूद था, लेकिन बीजेपी ने उन्हें पूरी तरह से किनारे लगा दिया। अब साफ है कि अगर दक्षिण भारत की बात की जाए तो बीजेपी के पास ना तो यहाँ कोई सहयोगी दिख रहा है और ना ही कोई मजबूत नेता पार्टी में दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ कांग्रेस के पास युवा नेताओं की फौज दिखाई दे रही है और दक्षिण भारत के राज्यों में एक के बाद एक कर कांग्रेस पार्टी सफलता हासिल कर रही है। हालत यह है कि 5 में से 4 राज्यों में इंडिया गठबंधन की सरकार है, 2 में CM कांग्रेस का है। ऐसे में बीजेपी के लिए इस बार दक्षिण का किला बेहद मुश्किल दिखाई दे रहा है। पार्टी को उम्मीद आंध्र प्रदेश से दिख रही थी और चंद्रबाबू नायडू ने जिस तरह से बीजेपी को झटका दिया है, उसके बाद अब बीजेपी की दक्षिण भारत से उम्मीदें पूरी तरह से टूट गई हैं। बात देश के दूसरे हिस्से की करें तो महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी और यूपी में सपा कांग्रेस गठबंधन के बाद स्थितियां तेजी से बदली हैं और बीजेपी उन राज्यों में भी बुरी स्थिति में दिखाई दे रही है जिनके दम पर उसने 2019 के लोकसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल की थी। तो अब देखना होगा कि बीजेपी लोकसभा चुनाव से पहले क्या कुछ करिश्मा कर पाती है या फिर उसकी मुश्किलें अब लोकसभा चुनाव से पहले जो बढ़ी हुई हैं, लोकसभा चुनाव में उसे पटखनी मिलेगी।